बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, इसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के टॉपिक्स, इस चैप्टर की एग्जांपल्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और अब जो हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व कर रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल 3.6 तक हमने सॉल्व कर लिए। आगे आज हम फर्दर मूव करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.7 से। यानी आज का इस वीडियो में जो हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 3.7। आगे फर्दर मूव करेंगे जितने हम आसानी के साथ इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकेंगे सारे हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे करते हैं। हमने कहते हैं 3.7 में इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट, एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है, अंडरगो अ हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम, और वो हाइड्रोजन एटम के साथ जाकर टकराता है। हाइड्रोजन को जो मास है वो भी दिया हुआ है, यानी m1 भी है m2 भी है। विच इज इनिशियली एट रेस्ट, हाइड्रोजन जो एटम था वो पहले रेस्ट की हालत में था। अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, चेंज नहीं होगी। एंड मोशन ऑफ बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी मालूम करें। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, वो जाके टकराया हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो गिवन है, लेकिन वो पहली हालत उसकी जो थी वो रेस्ट थी। दूसरी हालत वो जो आपकी वो टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी v2 मालूम करेंगे आप, v2 प्राइम। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलता हूं मैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल का जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron is equal to m1 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू वो दी हुई वेलोसिटी 2 into 10 की पावर 7, 2 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या मास था, इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 into 10 की पावर -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। आगे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन वो आपके पास आ रहा है v2 इज इक्वल टू 0। चूंकि जो हाइड्रोजन एटम था वो रेस्ट की हालत में था, इस वजह से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी बिफोर कोलिजन वो क्या आएगी, 0 आएगी। आगे 2 फाइंड मालूम क्या करने हैं आपने, मालूम आपने करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू v2 प्राइम, भी आप करेंगे मालूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहते हैं द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कोलिजन is perfectly elastic, so v2 prime is equal to 2m1 divided by m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into v2। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला यूज करेंगे।
for the calculation of you have to find the final velocity of hydrogen atom after collision. अब अगर स्टूडेंट हम वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय m1 था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 प्लस 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। पहले से ना v1 आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई बाय v1 था 2 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 0 क्यों आया, चूंकि आपके पास जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी हाइड्रोजन एटम की यानी v2 जो आपके पास आ रहा था वो आ रहा था 0। इधर से अगर ये 0 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, एक ही 0 की वजह से सारी की सारी टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, सारी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास, ये आपने याद रखना है। अब आप स्टूडेंट क्या करें, इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को नीचे से, इन दोनों को प्लस कर दें नीचे से, तो आपके पास जो आंसर आएगा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद 36.4 इंटू 10 की पावर माइनस 23 36.4 इंटू 10 की पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाय, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे एडअप करेंगे तो एडअप करने के बाद आंसर आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी। जब आप इन दोनों को करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू 2.178 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलाइजन। कोलाइड करने के बाद हाइड्रोजन एटम की जो वेलोसिटी आई थी वो ये आपके पास आ गई। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.7 व्हिच इज वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये फार्मूला हम बार-बार यूज करते आ रहे थे, इसकी वजह से आपने हल कर लिया, सिंपल सी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। 3.8। ठीक है फ्रेंड, 3.8 और इसका गिवन डाटा। गिवन डाटा में कहते हैं अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम, एक ट्रक है उसका वजन दिया हुआ है 2500 किलोग्राम एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। कोलाइड विद स्टेशनरी कार वेइंग 1000 किलोग्राम, एक कार ऐसी हालत में खड़ी थी उसके साथ जाकर टकराया, टकराने के जो कार का वजन था वो था 1000 किलोग्राम। द ट्रक एंड द ड्राइवर कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने के बाद दोनों थोड़ा सा मूव हुए। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटीज, उनकी जो कॉमन वेलोसिटीज आ रही थी यानी v1 प्राइम v2 प्राइम कॉमन थी, आप कह सकते हैं v के इक्वल। v आपने मालूम करना है, सिंपल आपने मालूम करना है v इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, कहते हैं कॉन्सेप्ट था कि आपके पास एक ट्रक है, ट्रक का जो वजन है 2500 किलोग्राम है। ठीक है, वो मूव कर रहा था 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ और खड़ी रेस्ट की हालत में कार खड़ी है, उसके साथ जाकर टकराया, टकराने के बाद दोनों ने मूवमेंट की और एक साथ मूव किया, तो एक साथ उनकी जो कॉमन वेलोसिटी आपने वो मालूम करनी है। मास ऑफ ट्रक m1 गिवन डाटा में, मास ऑफ ट्रक m1 इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम, mass of car m2 is equal to 1000 kilogram, velocity of truck v1 is equal to 21 meter per second, velocity of car v2 is equal to 0।
ठीक है, कार की वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। वेलोसिटी ऑफ ट्रक वो दी हुई है। आगे आपने मालूम करनी है कॉमन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टू फाइंड कॉमन वेलोसिटीज कॉमन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज आ रही है दोनों की कॉमन वेलोसिटीज वो आपने करनी है कैलकुलेट। ठीक है, दैट इज v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम इज इक्वल टू v, ये आप करेंगे मालूम। ठीक है, आगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में स्टूडेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। ठीक है, कहते हैं आपके पास जो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये मैं इधर नहीं लिख रहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन जब आपने स्टूडेंट सॉल्व करना है इसको तो साथ लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये, फाइनल मोमेंटम आपके पास ये। अब इसमें से आपने क्या करना है कि जो आपके पास वेलोसिटीज आ रही है यानी v1 प्राइम v2 प्राइम वो किसके इक्वल आ गई, v के। तो आपने v1 प्राइम की जगह v2 प्राइम की जगह क्या पुट कर देना, v। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। इधर से आप m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी v आ गई कॉमन। क्योंकि वेलोसिटी v आपने फाइंड करनी थी वो एक तरफ m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये v के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गए। अब सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करें, देन वी गेट आंसर। v इज इक्वल टू m1 आपके पास है 2500, v1 आपके पास था 21 प्लस m2 था 1000 मल्टीप्लाई बाय v2 था आपके पास 0 डिवाइडेड बाय m1 आपके पास था 2500 प्लस m1 था आपके पास 1000। ये आपने वैल्यूज कर दी पुट, तो क्या आएगा 21 ज़रब 25,000। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास v इज इक्वल, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्टूडेंट आपके पास आएगा 52,500 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 डिवाइडेड बाय 3500। तो आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 52500 डिवाइडेड बाय 3500। ये डबल जीरो से गए। ठीक है, तो आप 525 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15, यानी v आपके पास आएगा 15 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद कार और ट्रक मुश्तरका यानी कंबाइन या कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव हुए, और वो कितनी स्पीड के साथ मूव हुए, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उन्होंने मूवमेंट की, और वो मूवमेंट हुई थी दोनों की एक ही साथ। ठीक है, एक साथ दोनों की मूवमेंट हुई, ये आपने मालूम कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे जो फर्दर न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पास ये था 3.8, जो 3.9 वाला न्यूमेरिकल आ रहा है वो न्यूमेरिकल स्टूडेंट जैसे हमने अभी इसको ड्राइव किया है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम, इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए आपने हल कर लेना है इनको। ठीक है, v2 प्राइम आप मालूम करेंगे, फिर उन्होंने कहना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आपने क्या करना है, दोबारा से लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करना है, और ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी 3.9 भी इन्हीं के रिलेटेड है, इन्हीं से मिलता जुलता न्यूमेरिकल है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्राई करिएगा, आई होप कि आपको उसकी समझ आएगी और आप उसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है, डिफिकल्टी कोई भी पेश नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल्स की तरफ।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो आ रहा है 3.9 आपकी जिम्मेदारी है। 3.10 दोबारा से मैं करवाऊंगा, पहले इसको रेज कर लें हम। ये तो उसमें न्यूमेरिकल नंबर 3.10, ठीक है। 3.10 में क्या बता रहे हैं हमें, अब उसको देखते हैं। 3.10 कहते हैं, स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं, बड़ा मुख्तसर सा टॉपिक न्यूमेरिकल है आपके पास, इजी सा और मुख्तसर सा। A football is thrown upward with an angle 30 degree with respect to horizontal. Horizontal के लिहाज से एक फुटबॉल को अपवर्ड फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, ठीक है। ऊपर फेंकते वक्त उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। जो एंगल आ रहा है उसका वो एंगल आ रहा है 30 डिग्री का विद रिस्पेक्ट हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बना रहा है। टू थ्रो अ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल, ठीक है। अगर 40 मीटर उसको पास करना हो तो कितनी स्पीड उसको चाहिए होगी। दोबारा सुनिएगा, एक फुटबॉल को अपवर्ड यानी फेंका गया, हिट लगाई, ऊपर गया, तो एंगल जो बना 30 डिग्री का बना। कहते हैं कि अगर जो आपके पास फुटबॉल है वो मैक्सिमम हाइट कवर करे 40 मीटर की, ठीक है, 40 मीटर बुलंदी पर जाए, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी, यानी कितनी जोर से उसको हिट लगाएंगे तो हिट के लगने से वो 40 मीटर की बुलंदी तय करे। ये आपने वेलोसिटी यानी v1 मालूम करना है, ठीक है, रेंज के फार्मूले से, और आपने v1 को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। आई होप कि आपको इसकी समझ आएगी। 3.10 कैलकुलेशन गिवन डाटा में कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। एंगल दिया हुआ आपको, एक एंगल आ रहा है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको दिया होगा रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर रेंज है। उसके बाद ग्रेविटी जी की जो वैल्यू है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। आगे आपने क्या करना है, कैलकुलेट टू फाइंड आपके पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे यानी वी आई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे, चूंकि रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा है, रेंज के फार्मूले में आपके पास आर भी होता है, जी भी होता है और थीटा भी होता है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन डाटा में मौजूद है। सिर्फ आप रेंज का फार्मूला यूटिलाइज करते हुए फार्मूले को रीअरेंज करके वी आई के लिए फार्मूला बना लेंगे आप। तो कैलकुलेशन कहते हैं रेंज आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब अगर इधर से वी आई की वैल्यू बनाए, वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी या जी आर डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, वी आई के लिए। अब वैल्यू को पुट कर दें, वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी आपके पास है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री आपके पास आएगा, तो साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 हो जाएगा। वी आई का स्क्वायर
इज इक्वल टू 9.8 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.929 3 पॉइंट, तो इस तरह बढ़ा देते हैं 392 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। जब आप साइन 60 डिग्री लेंगे तो आंसर आएगा 392 उसी तरह 0.866। जब आप 392 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 452.65। vi का स्क्वायर 465 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जब आप इनको डिवाइड करेंगे। और स्टूडेंट हमें तो चाहिए थी वैल्यू v के लिए, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है v स्क्वायर का। नाउ वी हैव टू टेक अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर यानी v i का स्क्वायर क्या वैल्यू बनेगी आपकी, यहां से अगर इसको कैलकुलेट करें v i का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 452.65 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा vi इज इक्वल टू 21.27 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड। तो vi इज इक्वल टू 2.21.3, राउंड ऑफ करें तो 21.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई किसके लिए, फुटबॉल के लिए, जो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कहते हैं अगर आप इस फुटबॉल को इतनी वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे तो वो जो बुलंदी तय करेगा वो 40 मीटर की बुलंदी आसानी के साथ तय कर पाएगा। ठीक है, 40 मीटर की बुलंदी आसानी से वो अबूर कर लेगा। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.10 एंड आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई हो। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इतना डिफिकल्ट या इतना टफ नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कहते हैं 11.3। ठीक है, 3.11 सॉरी 3.11 में कहते हैं अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। कि एक बॉल था वो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली फेंका गया, उसने हाइट जो तय की थी वो तय की थी 10 मीटर की, वेलोसिटी उसकी आई थी 21 मीटर। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड विद एंड विद व्हाट वेलोसिटी। ठीक है, कितनी दूर जाके वो जमीन पर गिरा और कितनी वेलोसिटी के साथ जाके गिरा ये आपने मालूम करना है। ठीक है, कितनी दूर और कितनी वेलोसिटी के साथ जमीन पर गिरा ये आपने मालूम करना है। तो इसमें भी जो इसी के साथ मिलता जुलता आंसर है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही लग रहा है। देखते हैं, कहते हैं अगर इसका गिवन डाटा देखिए हम, गिवन डाटा में कहते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल horizontal velocity is equal to vix is equal to वो दी हुई है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल vi इज इक्वल टू 0। वर्टिकल वेलोसिटी जो इनिशियल आएगी उसकी वो 0 होगी। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, हाइट क्या आएगी उसकी, कितनी बुलंदी पर हो गई, इज इक्वल टू h, वो था 10 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया गिवन डाटा। आगे टू फाइंड आपने मालूम क्या करना है इसमें,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू एक्स, ये मालूम करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स मालूम करेंगे, velocity to hit the ground is equal to v। आप ये फाइंड करेंगे, दो चीजें आपने मालूम करनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मालूम करेंगे, दूसरी चीज वेलोसिटी की, जिस वेलोसिटी के साथ जाके वो जमीन के साथ टकराया, जमीन को हिट किया, वो दूसरी वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम वर्टिकल फॉल, कि सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि टाइम के कितना टाइम लगा उसने वर्टिकल फॉल किया। ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त उसको कितना टाइम लगेगा, अगर आप टाइम निकालेंगे तो बाकी फर्दर चीजें आप बाद में आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम, इसके लिए तो कहते हैं कैलकुलेशन first we have to calculate time, first we have to calculate time। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, के पहले हमें टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आएगा, कहते हैं y इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, टाइम। ठीक है, इसको यूज करते हुए टाइम निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू, और इस वक्त जो आपके पास टाइम आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, वो वी आई आ रही है, तो वी आई आपके पास जो एक्स वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो 0 थी। ठीक है, वी आई 0 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर आप मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4.9 टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इधर से टी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो y वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास आ रहा था y, तो वो था आपके पास 10। अब आपने क्या करना है, 4.9 टी स्क्वायर से आपने टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ओवर 4.9, तो 10 को जब आप 4.9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2.04, और जब आप इनका स्क्वायर ले लेंगे इधर भी और स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी, तो t का जो फाइनल आंसर आएगा, जो वो आंसर आपके पास आएगा 1.42 सेकंड, 1.42 सेकंड, यानी इतना टाइम उसको लग रहा है कि जमीन से जब हिट हुई, हिट होने के बाद वापस जमीन से टकराते वक्त इतना टाइम लगेगा, 1.42 सेकंड उसने हवा में रहना है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसको कह सकते हैं। अब कहते हैं नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास आएगा बच्चों आएगा x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, तो x आपने फाइंड करना है, वी आई एक्स आपके पास है 21, t था आपके पास 1.42, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 1.42 आंसर आएगा 29.82 मीटर, 29.82 मीटर। तो कहते हैं x ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ रहा है आपके पास 30 मीटर, तकरीबन बराबर आ गया ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर वेलोसिटी v। ठीक है, नाउ वेलोसिटी वेलोसिटी v के लिए आप क्या करेंगे, कहते हैं वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, वो आपके पास आ रहा है 21, वी एफ एक्स इज इक्वल टू, कहते हैं फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या आ रहा है, वी नीड वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई। कहते हैं वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई वाई
वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, ये सारे के सारे आ रहे हैं आपके पास 21 मीटर पर सेकंड, वी एफ एक्स भी, वी एक्स भी और वी आई एक्स भी। तो कहते हैं फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, ठीक है, कहते हैं फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, अगर हमने वर्टिकल वेलोसिटी मालूम करनी हो, फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आएगी वो कैसे आएगी, कहते हैं वी एफ वाई, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, वी आई वाई प्लस जी टी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी। अब वी एफ वाई आपके पास में था, वी एफ वाई, वी आई वाई था 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू आपके पास आई थी 1.42, ठीक है, टी की वैल्यू आपने पुट कर दी 1.42, तो इसके लिए जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकंड, यानी वी एफ वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए। अब अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो आपके पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। जब आप इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके जजर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू वी एफ एक्स, आपके पास स्टूडेंट आ रहा था वी एफ एक्स, वी एफ एक्स था आपके पास 21 स्क्वायर का 21 का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई, ठीक है, वी एफ वाई आपके पास आ रहा था 14, यानी 14 का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करें v इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर लें तो आपके पास आएगा 441 और 441 प्लस 196, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास, कैलकुलेटर की मदद से आपने निकाला 673, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 673 का तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आएगा स्टूडेंट 25 मीटर पर सेकंड, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। चूंकि 25 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा था ये, तो उन्होंने क्या किया, तकरीबन बराबर कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कह दिया कि 25 मीटर पर सेकंड जाएगा। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25, तो आपके पास ये इस तरह वैल्यू बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया था न्यूमेरिकल नंबर 3.11। आगे 3.12 जो है, सेम इसी मेथड को आपने यूज करते हुए वो न्यूमेरिकल भी निकालना है। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे और एक ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे, ठीक है, और आप इन दोनों की मदद से आप निकाल लेंगे इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आपको चाहिए है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप हल कर पाएंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आपने खुद सॉल्व करना है। 3.12 भी आप खुद करेंगे, 3.9 भी आप खुद करेंगे। आगे मैं जो मूव करने जा रहा हूं, मैं मूव करने लगा हूं न्यूमेरिकल नंबर 3.12 के ऊपर। ठीक, 3.12 आप खुद करेंगे, 3.13 मैं अभी करवाता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगी इसकी।
ठीक है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 3.12 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। जो अभी हमने यूज किया है तरीकाकार जो मेथड यूज किया है सेम उसी वही फार्मूला को यूज करके जो 3.12 न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व होगा। तो आपने अच्छी तरह से उसको देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप कि आपका वो न्यूमेरिकल स्किप नहीं होगा, आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे उसको। ठीक है, आगे जो मैं मूव करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर जो मेरे पास आ रहा है 3.13। ठीक है, 3.13 न्यूमेरिकल में अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। 3.13 एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। कहते हैं शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है, ये भी मैं बता दूं शार्ट के हवाले से आपको ये पेपर में आ सकता है ये न्यूमेरिकल। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल बिलोंग करना है फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, कि जहां पर मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो इक्वल होती है। एंगल मालूम करना है जिस एंगल के ऊपर मैक्सिमम जो हाइट है और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दोनों इक्वल हो। तो गिवन डाटा क्या है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट is equal to horizontal range. Maximum height is equal to horizontal range. To find, मालूम क्या करना है आपने, projection is equal to थीटा, ये आप करना है आपने मालूम। ठीक है, थीटा आप करेंगे इसमें मालूम, थीटा क्या आएगा आपके पास वो मालूम करना है। कहते हैं मैक्सिमम हाइट को जो फार्मूला है आपके पास कैलकुलेशन, क्योंकि बात हो रही है कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट और जो हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास आ रहा है, तो सो यू कैन से दैट, कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कह सकते हैं हाइट इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, हाइट जो है वो रेंज इक्वल। अगर हाइट का फार्मूला लिखेंगे तो हाइट का फार्मूला आता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय सिंपल जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिंपल जी। तो अब इधर से स्टूडेंट क्या होगा, कुछ कटिंग होगी, ये जी इस जी के साथ कट गया, ये वी आई इस वी आई के साथ कट गया, बाकी आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बाकी वैल्यू बची साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला भी है, आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, चलिए मैं इधर से ही इसको इधर मल्टीप्लाई लिख देता हूं साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये स्क्वायर इस साइन के साथ कट गया, बाकी क्या रह गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ठीक है, 4 कॉस थीटा। अब अगर 4 एक तरफ, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बन जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4
जब आप tan इनवर्स 4 मालूम करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आएगा थीटा का, वो आएगा 76 डिग्री। कि अगर एंगल आपके पास 76 डिग्री हो तो उस वक्त जो मैक्सिमम हाइट और जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो दोनों इक्वल होते हैं। समझ आ गई बात? सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपने क्या किया, हाइट का और रेंज का फार्मूला लेके दोनों को इक्वल कर दिया। गाड़ी में गिवन कंडीशन थोड़ी वो पूरा में यही कहा हुआ था, कटिंग वगैरह करके आपके पास ये फार्मूला बना और साथ में एंड में जाके एंगल आ जाएगा। सिर्फ एक और टर्निंग पॉइंट sin 2 थीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आपको जुबानी तौर पर आनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3.14। 3.14 न्यूमेरिकल, इसका जो गिवन डाटा क्या आएगा, कहते हैं स्टूडेंट्स प्रूव दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट द रेंज। कहते हैं कि अगर एंगल आपके पास 45 डिग्री हो तो इक्वल अमाउंट में से कौन सी वैल्यू एक्सीड करेगी, कौन सी कम होगी, यानी कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी या आपके पास वो इक्वल होगी या कम होगी। फॉर प्रूव दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड फॉर फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट द रेंज आर इक्वल, रेंजेस आर इक्वल होगी। तो ये आपने मालूम करना है। इसके अंदर कहते हैं गिवन डाटा फॉर मैक्सिमम रेंज, गिवन डाटा में क्या आ रहा है, फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो थीटा कब क्या आता है, 45 डिग्री का आता है। टू फाइंड मालूम क्या करना है आपने, मालूम क्या करेंगे जी आप, मालूम आपने करना है द रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1, ठीक है। टू प्रूव दैट द रेंज इज सेम, टू प्रूव दैट range is same, prove that range is same, ठीक है, for angle of projection, for angle of projection angle of projection is theta 1 is equal to theta plus 5 या 45 डिग्री प्लस 5, थीटा 45 डिग्री प्लस 5, ठीक है। फिर कहते हैं एंड is same for angle of projection theta 2 and is same for projection theta 2 is equal to theta 2 आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, theta 2 is equal to 45 डिग्री माइनस 5। ये आपके पास वैल्यूज है, आपने कैलकुलेट करना है। दो केसेस हैं अलग अलग, दोनों को अलग से हल करेंगे आप। एक दफा 45 डिग्री प्लस 5 रखेंगे, एक दफा 45 डिग्री माइनस 5 रखेंगे। तो ये आपके पास लग गई लाइन, इधर केस 1 आप लिखेंगे, उधर केस 2 करेंगे आप। केस 1 इधर आ जाएगा केस 2, ठीक है। और जो फार्मूला आपके पास आ रहा है दोनों का रेंज ही आ रहा है। केस 1 में कहते हैं R1 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय G, ठीक हो गया ये वैल्यू आपके पास। अब आपने क्या पुट करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, VI स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस 2 5, साइन 90 डिग्री प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय G एच, ठीक होगी बात। फिर कहते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 5 यानी साइन 90 प्लस थीटा, वो आपके पास आता है cos थीटा, ठीक है। कहते हैं सिंस
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इधर यूज हो रही है, वैल्यूज यूज हो रही है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट करनी है। अब इधर r1 इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर cos फाइव, वी आई का स्क्वायर cos फाइव 2 5। ठीक है, cos 2 5 डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास g। ठीक है, ये एक वैल्यू आपके पास आ गई। दूसरा केस क्या कहते हैं, r1 इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री माइनस 5 डिवाइडेड बाय जी। r1 इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 2 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी एज इट इज आ गया। r1 इज इक्वल टू r1 की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। अब कहते हैं सिंस 9 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, वो आता है वो भी cos थीटा के। साइन प्लस थीटा हो, साइन 90 प्लस थीटा वो भी cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वो भी cos थीटा। सिंस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आता है, cos थीटा। तो r1 इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन की जगह आ जाएगा cos, थीटा की जगह आ जाएगा 2 5। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपने निकाली r1 और ये आपके पास r2 चेंज होगी वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर था 3.14। ठीक है, इधर भी मैंने लिख रहा हूं 3.14 न्यूमेरिकल था। ठीक है, ताकि वीडियो में वाज़ेह नजर आए। और इसके लिए कहते हैं आपने दो मालूम करनी थी रेंजेस कि एक दफा एंगल एक्सीड हो रहा था, एक दफा एंगल डिक्रीज हो रहा था, कि रेंज जो होती है वो इक्वल रहती है। आपने उन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री है, और 45 डिग्री से एक दफा एंगल अगर एक्सीड कर जाए, एक दफा डिक्रीज कर जाए, तो जो रेंज की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो हमने प्रूव किया कि r1 की वैल्यू भी देखें सेम है, r2 की वैल्यू भी देखिए सेम आ रही है आपके पास। एक दफा एंगल एक्सीड हुआ 45 प्लस 5, एक दफा एंगल डिक्रीज हुआ 45 माइनस 5, तो दोनों का आंसर जो आया वो आंसर सेम आया, एक जैसा आया। कहते हैं सिंस r1 एंड r2, r1 इज इक्वल टू r2, सिंस r1 इज इक्वल टू r2। ठीक है, ये मेन बात आपके पास कि r1 जो है वो r2 के इक्वल आया है। So the range remain unaffected when the angle of projection exceed or far from 45 degree by equal amount. ठीक है, so that range will be unaffected. Range will be unaffected when angle exceeds or fall by 45 degree with equal amount. ठीक है, कहते हैं R1 और R2 का आंसर तो सेम आ गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। और इससे ये वाली बात जाहिर होती है कि अगर आप 45 से एंगल बढ़ा दे या 45 से एंगल कम कर दे, लेकिन दोनों की जो अमाउंट है वो अमाउंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की जो अमाउंट है वो सेम हो, तो उस वक्त आपके पास जो रेंज है, रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज विल बी अनअफेक्टेड। ठीक है, रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। ये न्यूमेरिकल हमारे पास था 3.14, आसान सा था, आपने हल कर लिया। अब जो न्यूमेरिकल 3.15 है, एक दफा ये आपने दोबारा से इसको खुद ही हल करना है। रेंज का फार्मूला यूज करना है आपने, उससे भी आई है, ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है रेंज का, और इसकी मदद से आपने नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है उधर से वी आई और टी की वैल्यू निकाली है तो आप निकाल लेंगे।
ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है आपने उसके अंदर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। दोनों आपने आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिसका फार्मूला हमने एग्जांपल्स में भी पढ़ा था, सारे 2-3 दफा उसको यूज किया, बार बार अभी भी यूज करते आ रहे थे। और वो जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.15, ये आप खुद ट्राई करेंगे और खुद ट्राई करने के साथ आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, टर्निंग पॉइंट भी नहीं है इतनी ज्यादा, आप वो आसानी से हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस वीडियो के साथ और इस न्यूमेरिकल 3.14 एंड 15 के साथ हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वो आज हो गया इख्तिताम पजीर, यानी उसका हो गया आज एंड। हमने चैप्टर नंबर 3 को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया, सारे टॉपिक्स भी कर लिए, सारे एग्जांपल्स भी कर लिए, सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। लेकिन न्यूमेरिकल में कुछ 2-3 न्यूमेरिकल मैंने आपके सीने लगाए हुए हैं ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें और आपको समझ आए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो के लिए और इस चैप्टर के साथ, इस चैप्टर के एंड के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियोस में अपने एक न्यू चैप्टर और एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।